नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके लेसन नंबर 19 के सेकंड पार्ट के बारे में, यानी दूसरा पार्ट करेंगे। तो हम बात कर रहे थे जैव विविधता उसके संरक्षण के बारे में। तो आज हम जो बात करेंगे वो है भारत की जैव विविधता। भारत की जैव विविधता के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो भारत की जैव विविधता, भारत की जैव विविधता का मतलब क्या? भारत में कितनी तरह के जीवों में विविधताएं पाई जाती है, प्रजातियों में विविधताएं पाई जाती है, उसको कहते हैं भारत की जैव विविधता। तो बात करते हैं, भारत अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण जैव विविधता में समृद्ध देश है। यानी यहाँ पर बहुत अधिक तरह की बहुत भौगोलिक स्थितियां पाई जाती है। भौगोलिक स्थितियां मतलब यहाँ पर अपन देखते हैं रेगिस्तान भी है, मैदान भी है, पहाड़ी इलाके भी है, ठीक है, पठार भी है, ठीक है, समुद्र भी इलाके है। भारत के कुछ आसपास क्षेत्र में समुद्र भी लगता है। तो यानी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी वजह से जैव विविधता अलग अलग पाई जाती है। भारत में विश्व की कुल भूमि का मात्र 2.4, भारत पूरी विश्व में जितनी भूमि है, जितनी सतह है भूमि की, उसका सिर्फ 2.4% ही भारत है। भारत की भूमि कितनी है? 2.4%। किंतु यहाँ पर पूरे विश्व की जैव विविधता का लगभग 7 से 8% यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। 7 से 8% तक यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। भारत में विश्व के लगभग सभी प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्र विद्यमान हैं। सभी प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्र क्या है? यहाँ पर विद्यमान है। पारिस्थितिकीय तंत्र की अपनी पिछली क्लास में बात की थी, तो आप वहां पर उसको अच्छी तरह देख सकते हैं। वहां पर पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में डिटेल में बात की हुई है। तो देखते हैं यहाँ पर पारिस्थितिकीय तंत्र कौन कौन से, जैसे अभी बात की मरुस्थल हो गया, ठीक है, और जो समुद्री इलाके हो गए, पहाड़ी इलाके हो गए, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन हो गए। तो इस तरह की जो तंत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकीय तंत्र। यानी भारत में लगभग सभी प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्र पाए जाते हैं, जिसी की वजह से क्या है, यहाँ पर जैव विविधता अत्यधिक पाई जाती है। इस कारण भारत विश्व में 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में सम्मिलित है। यानी भारत कौन से स्थान पर है? 17वें स्थान पर। जैव विविधता के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 17वां स्थान। पेपर में प्रश्न पूछ सकता है भारत विश्व में जैव विविधता में कौन सा स्थान है? तो 17वां स्थान। इसके बाद बात करें, विश्व में भारत कृषि सहयोग के हिसाब से 7वें स्थान पर है। अगर भारत के बारे में पूछे कृषि सहयोग के हिसाब से कौन से स्थान पर है भारत, तो 7वें स्थान पर है। जैव विविधता में 17वें स्थान पर और कृषि में 7वें स्थान पर है। तो ये था भारत की जैव विविधता के बारे में। इसको आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं जैव विविधता तप्त स्थल। जैव विविधता तप्त स्थल या इसको नाम होता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखो क्या होता है ये, देखो ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता मतलब बहुत अधिक जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, इनकी बहुत अधिक प्रजातियां पाई जाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जैव विविधता तप्त स्थल। जैव विविधता तप्त स्थल वो कहलाते हैं, ठीक है। वर्तमान में विश्व में कुल 34 जैव विविधता तप्त स्थल है। अभी आपसे प्रश्न पूछे वर्तमान के अंदर अभी पूरे विश्व के अंदर कितने तप्त स्थल हैं, तो अपन बात करेंगे 34 तप्त स्थलों के बारे में, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं जैव विविधता तप्त स्थल घोषित करने की शर्तें। यानी किसे जैव विविधता तप्त स्थल कहा जाता है? हर किसी को तो कहा नहीं जाता, तो किनको कहा जाता है? तो इनकी 2 शर्तें हैं। ये 2 शर्तें जहां लागू होती है उसको अपन कहते हैं जैव विविधता तप्त स्थल। देखो पहला है उस क्षेत्र में विश्व की कुल स्थानबद्ध प्रजातियां, यानी उस स्थान की प्रजातियां 5% या 1500 से अधिक होनी चाहिए। यानी 0.5% कुल की कितनी होनी चाहिए? 0.5% या 1500 प्रजातियां होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। इससे अधिक ये पहली शर्त होगी। दूसरी शर्त क्या है? उस क्षेत्र के मूल आवास का 70% भाग गुजर चुका हो। यानी जितना आवास था, ये मान लो इतने आवास में रह रहे थे, तो इसका 70% भाग, ये 70% भाग क्या हो गया? खत्म हो गया। इंसानों के, इनके क्या हो गए? रहनों के, कारखानों के, इनकी वजह से इनको समाप्त कर दिया। अब ये प्रजातियां सिर्फ इतने से भाग में, 30% भाग में रह रही है। तो ये जो भाग होता है, इतने से भाग में इतनी प्रजातियां रहती है, बहुत अधिक प्रजातियां, यानी 70% भाग गुजर चुका हो तथा शेष अस्तित्व संकट में हो, यानी बाकी का भी अस्तित्व क्या हो? खतरे में हो। इंसानों के जो लगातार विकास के कार्य होते हैं, जंगलों को इनको काटना, उनके प्राकृतिक आवासों को नष्ट करना, तो ये उसका दूसरा कारण हो गया। तो इन 2 शर्तों की वजह से अपन किसी भी क्षेत्र को
जैव विविधता तप्त स्थल घोषित कर सकते हैं। तो ये दो इनकी शर्तें हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं इसकी जैव विविधता तप्त स्थल की घोषित करने की शर्तें हैं। उसके बाद देखो विश्व के कुछ तप्त स्थलों के बारे में बात करते हैं। वैसे तो टोटल कितने हैं, 34 हैं। कितने हैं, 34। तो उसमें से देखते हैं कुछ मुख्य नाम हो गया, अंटार्कटिका वन एक हो गया, अंटार्कटिका वन, पूरी मलेशियाई द्वीप समूह, मलेशिया द्वीप है जिसके पूरी मलेशियाई द्वीप समूह हो गया, दक्षिण पश्चिमी चीन के पर्वत हो गए, मेडागास्कर के द्वीप हो गए, मेडागास्कर एक द्वीप है, ठीक है, एक वो हो गया, मध्य अमेरिका का मध्य भाग, कोलंबिया, चोको, मध्य चिली, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा आदि। ये क्या है, कुछ प्रमुख तप्त स्थल हैं, हॉटस्पॉट जिसे कहते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ये हैं। अब बात करते हैं अगर भारत की इसमें बात करें तो भारत में कौन कौन सा है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये तो पूरे के पूरे भारत के अंदर ही है, पूरा का पूरा, दो तो मुख्य रूप से पूरे भारत के अंदर है और इसका कुछ भाग भारत के अंदर है, ये कई देशों में मिला के है। इंडो बर्मा है, ये भारत के अंदर इसका कुछ भाग है, कुछ दूसरे देशों में भी है, मलेशिया और इन देशों में भी इसका कुछ भाग है, चीन में, मलेशिया में, इनमें कुछ में इसका भाग है। तो दो तो मुख्य रूप से तो दो हैं। और वैसे पूछे भारत के अंदर कितने तप्त स्थल हैं, तो 3 के बारे में बात करेंगे। कौन सा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा आदि, ये 3 जैव विविधता तप्त स्थल हैं। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं भारत के जैव विविधता तप्त स्थल। पहले विश्व के देखे थे, अब भारत के कुछ जैव विविधता तप्त स्थल देखते हैं। तो कितने हैं, 3, जिसमें से पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये तो पूर्ण रूप से भारत के अंदर ही हैं। ये जो इंडो बर्मा है ये कई देशों में मिला के है, जिसमें भारत भी एक देश है, कई देशों का मिला के है। तो आपसे पूछे पूर्ण रूप से भारत के अंदर कौन से हैं, तो 2 ही हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। और टोटल कितने हैं, 3। इंडो बर्मा जो 2-3 देशों से साथ में मिलकर बना हुआ है। इसके बाद देखते हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। पूर्वी हिमालय देखो कहां पर है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 7,50,000 वर्ग किलोमीटर, 7,50,000 वर्ग किलोमीटर। और इसमें कितनी वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है, लगभग 10,000 वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है। और प्रमुख जीव कौन कौन से हैं, सुनहरा लंगूर, उड़न गिलहरी और गांगे डॉल्फिन, ये प्रमुख जीव है यहाँ के। गागी डॉल्फिन आपको पता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गागिन। उसके बाद देखो पश्चिमी घाट किसके अंदर है, सिर्फ केरल राज्य के अंदर है, ठीक है। 1,60,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, 1,60,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में। इसमें लगभग 5,916 वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है। और इसके प्रमुख जीव है एशियाई हाथी और मेकाक बंदर, यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद है इंडो बर्मा देखो कौन कौन से देश हैं, चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया, इतने देशों में मिलके बना हुआ है। तो ये पूर्ण रूप से सिर्फ भारत में नहीं है, कई देशों में मिला के। इसका क्षेत्रफल है 23,73,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसमें लगभग 13,500 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये था इनके बारे में। अब इसके बाद देखो स्थानबद्ध प्रजातियां क्या होती हैं। स्थानबद्ध प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जो किसी विशेष स्थान पर ही पाई जाती है, हर जगह नहीं होती, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, स्थानबद्ध प्रजातियां। तो ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है, स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती है। जैसे लेमूर नाम का जो जीव है ये केवल मेडागास्कर द्वीप में ही पाया जाता है। लेमूर नाम का जीव मेडागास्कर में। नीलगिरी थार और मेकाका बंदर, 2 जीव है, नीलगिरी थार और मेकाका बंदर, ये कहां पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के अंदर। जो पश्चिमी घाट हमने पढ़ा था उसके अंदर पाए जाते हैं। और तीसरा है मेटासिकोया पादप, ये एक पादप है मेटासिकोया, ये सिर्फ चीन की एक घाटी में ही पाए जाते हैं और कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ विशेष प्रकार के जो जीव या पादप कह सकते हैं, प्रजातियां कह सकते हैं, जो किसी विशेष स्थान पर ही पाई जाती है, उसको कहते हैं स्थानबद्ध प्रजातियां। इसके बाद अपन देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 नंबर प्रश्न के लिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन, ठीक है। ये 2009 में इसको घोषित किया था गांगे डॉल्फिन को। ये नदी प्रजातंत्र का वो जीव है। देखो ये कैसा जीव है, जैसे अपन बात करें जंगल के अंदर शेर की जो अहमियत होती है, किसी जंगल के अंदर शेर की कितनी अहमियत होती है, जो अपना बाघ है, राष्ट्रीय जो पशु है, ठीक है। तो नदी तटतंत्र के अंदर ये एक बाघ के समान है। मतलब जैसे बाघ का जो अलग अपना रेपुटेशन होता है, इसके अंदर
जंगल के अंदर, वैसा ही जल के अंदर गार्गियन डॉल्फिन का होता है। ठीक है, तो ये अपना भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं जैव विविधता का महत्व, यानी जैव विविधता का क्या महत्व है। तो देखो, जैव विविधता एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ा था, तो ये भी क्या एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन है। इसका क्या महत्व वो देखते हैं, जिसमें विभिन्न जीवों के जीवन के लिए प्राकृतिक एवं जैव स्रोत मिलते हैं। इससे क्या होते हैं, प्राकृतिक जैव स्रोत, यानी जीव के से प्राप्त स्रोत मिलते हैं। इससे मनुष्य के आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जो आधारभूत आवश्यकताएं यानी मूलभूत जो आवश्यकताएं, बहुत जरूरी जो आवश्यकताएं, वो इसी से पूरी होती है। किससे? जैव विविधता से। देखो कौन कौन सी, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया। सबसे पहला आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व के अंदर क्या होता है, जैव विविधता में भोजन, ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी, कच्चा माल आदि उपलब्ध कराते हैं। यानी जैव विविधता से ही अपने को क्या मिलता है, जैवों विभिन्न अलग अलग जीवों, पेड़ पौधों की प्रजातियों से हमें भोजन मिलता है, ईंधन मिलता है, चारा, इमारती लकड़ी, कच्चा माल, औद्योगिक कच्चा माल उपलब्ध कराती है। जैव विविधता के कारण हमें विविधतापूर्ण भोजन, अनाज, धान, फल, सब्जियां आदि प्राप्त होता है। इसी से ही अलग अलग प्रकार का भोजन, अलग अलग प्रकार का अनाज, अलग अलग प्रकार का धान, अलग अलग प्रकार के फल और अलग अलग प्रकार की सब्जियां हमें जैव विविधता से प्राप्त होती हैं। इसके बाद देखो, जैव विविधता का उपयोग कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ साथ रोग रोधी व कीट रोधी फसलों की किस्मों को विकास के लिए किया जाता है। यानी ऐसी फसलें जिनका पैदावार तो अच्छी होती है, उनके साथ साथ में क्या होता है, जिनके अंदर क्या होती है, बीमारियां वगैरह कम होती है, कीट कम लगते हैं, बीमारियां कम होती है, रोग कम लगते हैं। तो ये सारी उसके अंदर ऐसी अच्छी किस्मों की फसलें तैयार की जाती है जैव विविधता के कारण। जेट्रोफा व करंज पौधे से जैव ईंधन यानी बायोडीजल बनाया जाता है। ये जेट्रोफा और करंज दो पौधे हैं, पादप हैं, इनके बीज से, जो जेट्रोफा और करंज के बीज से क्या होता है, बायोडीजल बनाया जाता है, जैव ईंधन बनाया जाता है। इन पादपों को क्या कहते हैं, बायोडीजल वृक्ष भी कहते हैं। बायोडीजल वृक्ष, इन पादपों का नाम ही क्या रख दिया, बायोडीजल वृक्ष रख दिया। इसके बाद देखो औषधीय महत्व, ये तो था आर्थिक महत्व। अब है औषधीय। औषधीय यानी दवाई के लिए। अपने को पता है पेड़ पौधों से, इनसे बहुत सारी दवाइयां बनती है, ये अपने पहले ही जानते हैं। तो कई ऐसा बीमारियों के लिए जड़ी बूटियां जैव विविधता से प्राप्त होती है। अपने को पता है प्राचीन काल से क्या होता है, पुराने जमाने से ही बीमारियों के इलाज जड़ी बूटियों से प्राप्त किया जाता है। और जड़ी बूटियां किससे मिलती है, जैव विविधता से प्राप्त होती है। देखो कई प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मलेरिया का इलाज किससे होता है, सिनकोना पादप की छाल से। सिनकोना पादप की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। कैंसर की टेक्सस बकाटा वृक्ष की छाल, टेक्सस बकाटा वृक्ष की छाल से कैंसर की। रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर होता है, उसके लिए विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन पादप। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन पादप किसके लिए होता है, रक्त कैंसर के लिए इसकी उपचार किया जा सकता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी के लिए कौन सा होता है, स्पर्शगंधा। सर्पगंधा किसके लिए होता है, हाई बीपी। अगर किसी को हाई बीपी है तो उसके लिए सर्पगंधा की से बनी हुई जड़ी बूटी या दवाई का इस्तेमाल करते हैं। एड्स रोधी गुण यानी एड्स जो महामारी के रूप में फैल चुकी है, जिसकी अभी तक कोई इलाज नहीं है, कोई ऐसी पर्टिकुलर दवाई नहीं मिली है जिससे 100% एड्स के लिए पर्टिकुलर बनी हो। लेकिन तुलसी के अंदर, ब्राह्मी के अंदर, अश्वगंधा, सतावरा और गिलोय के अंदर एड्स रोधी गुण पाए जाते हैं। यानी ये एड्स को कम करने के इसके गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये था औषधीय महत्व। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन अगले महत्व की, जो है पर्यावरणीय महत्व। देखो क्या होता है पर्यावरणीय महत्व। पर्यावरणीय महत्व को अपने 3 अलग अलग भागों में बांटा है। किसमें, एक खाद्य श्रृंखला के संरक्षण में, दूसरा है पोषण चक्र के नियंत्रण में और तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में। तो देखो खाद्य श्रृंखला संरक्षण का मतलब क्या होता है, जैव विविधता समृद्ध होने से खाद्य श्रृंखलाएं सुरक्षित रहती है। यानी अपन देखते हैं प्रकृति में क्या है, हर प्रजाति दूसरी प्रजाति पर निर्भर है। तो अगर एक ही प्रकार के जीव होंगे, अगर एक प्रकार के जीव दूसरे प्रकार के जीव को खा लेंगे तो खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी, पूरी खत्म होने के चांसेस है। यानी सारे जीव खत्म हो सकते हैं। लेकिन अलग अलग प्रजातियां होगी तो एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति खा लेती है तो भी बाकी प्रजातियां बची हुई रहेगी, तो खाद्य श्रृंखला सुरक्षित रहेगी। खाद्य श्रृंखला क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। खाद्य श्रृंखला मतलब क्या होता है, जैसे सूर्य से पेड़ पौधे बनते हैं, पेड़ पौधों से जीव छोटे छोटे, इन जीव को क्या करते हैं, ये जब वापस मर जाते हैं तो इनका अपघटन कर देते हैं सूक्ष्म जीव अपघटन कर देते हैं, वापस ये मिट्टी में मिल जाते हैं और पेड़ पौधों के लिए वापस। तो ये एक चक्कर चलता रहता है लगातार। तो इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। जैसे अपन बात करें पेड़ पौधे,
पेड़ पौधों को कौन खा जाता है? छिपकली। छिपकली को कौन खा जाता है? सांप। सांप को कौन खा जाता है? बाज। बाज वापस मरता है तो क्या होता है? उसके छोटे छोटे जीव उसका अपघटन कर देते हैं। तो ये एक श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो ये क्या रहती है? सुरक्षित रहती है, खत्म होने के चांसेस नहीं होते। दूसरा है पोषण चक्र का नियंत्रण रहता है। जैव विविधता पोषण चक्र के गतिमान रखने में भी सहायक है, यानी सभी को अलग अलग प्रकार के पोषण, यानी क्या होगा? भोजन मिलता रहेगा सभी को। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एक प्रकार के जीव है तो दूसरे प्रकार पर निर्भर है, तो पोषण की कमी नहीं होगी। तीसरा पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण। अपने को जैव विविधता जितनी अलग अलग होगी, वनस्पति जितनी ज्यादा होगी, पेड़ पौधे उतने ही क्या होगी? पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। तो ये क्या है? निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो स्पेशल टाइप के होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन कर देते हैं। यानी विस्फोटक पदार्थ होते हैं जैसे परमाणु बम वगैरह, ऐसे विस्फोटक पदार्थ हैं, उनको क्या होते हैं? बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उसको नुकसान से रोक सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पौधे भी हैं जो क्या कर लेते हैं, जैसे ये रेडियम हो गया, थोरियम हो गया, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, इनसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो इनका भी क्या कर देते हैं? इनको रेडियो एक्टिविटी को कम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिरा था, उसके अंदर रेडियो एक्टिव थे, तो आज भी इतने साल हो गए फिर भी वहां पर क्या उसका प्रभाव है, तो उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं इस प्रकार के पौधे। तो ये था पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का। इसके बाद लास्ट देखते हैं पॉइंट इसका महत्व का, वो है सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक, यानी समाज के लिए, संस्कृति के लिए और आध्यात्मिक के लिए क्या क्या इसका महत्व है। तो अपन देखते हैं कुछ आदिवासी समाज आज भी पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। अपन देखते हैं जंगलों में, अपने भारत में भी बहुत सारे लोग हैं, वैसे अफ्रीका और इसमें तो है ही है, अपने भारत में भी बहुत सारे लोग हैं जो भी क्या है जंगलों में भी निवास करते हैं। तो उनके लिए तो सारे का सारा क्या है? संसार वो जंगल ही है, तो आज भी उनसे ऊपर। तो ये हो गया सामाजिक। और अपन देखते हैं अपने समाज के अंदर पीपल, बरगद, आम, तुलसी, आंवला, केला आदि को वनस्पति की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। आपने देखा होगा अपने दिवाली पर इन पर क्या करते हैं? काफी वनस्पतियों की इनकी पूजा की जाती है। और कुछ जंतु भी हैं जिनके अंदर, जैसे गाय की पूजा गौ माता बोलते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मोर की, चूहा, हाथी आदि ये देवताओं के वाहक हैं, इनके भी क्या की जाती है? इनके साथ पूजा की जाती है। इनको देवताओं के वाहक मानकर इनकी भी पूजा की जाती है, जिनसे क्या होता है? इनका संरक्षण होता है, यानी इनको सुरक्षित रख सकते हैं। तो जैव विविधता लगातार सुरक्षित रहती है। तो ये जैव विविधता का काफी महत्व है इसके बारे में। तो ये था जैव विविधता के बारे में। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपसे एक निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करके और जो जरूरतमंद लोगों को इस तक पहुंचाएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।